हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल इंडिया बार के एग्जाम को। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम की डेट 29 अक्टूबर सेट की गई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो थोड़ा प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लेंथी और कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आज हम वीडियो में कवर करेंगे दैट इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना क्यों चाहिए, नेसेसरी है या नहीं है। तो अगर आपको एज अ लॉयर इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कैसे मिलता है, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जिसकी वजह से आप इंडिया के अंदर थ्रू आउट इंडिया अक्रॉस द टेरिटरीज आप किसी भी कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी नीड क्या हो सकती है, तो हम नीड कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको किसी एग्जाम के लिए अपियर होना है, कौन सा एग्जाम, तो एपीपी दैट इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए, एडीपीओ हुए, या फिर कुछ जुडिशरी के एग्जाम्स में भी आपसे प्रैक्टिस मांगी जाती है। अब ये प्रैक्टिस आप कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट इज आप ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्लियर कर चुके होने चाहिए हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए टू जस्टिफाई कि हाँ आपने प्रैक्टिस की है। और जुडिशरी के अलावा, एडीपीओ के अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर आपसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। सो दीज आर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। और अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो एलिजिबिलिटी और डेट्स में जाने से पहले हमको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एआईबी में अपियर करने के लिए। तो दो सबसे एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। लॉ ग्रेजुएट या तो आप 3 इयर्स के प्रोग्राम के हो या फिर 5 इयर्स के प्रोग्राम के हो, आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है अवेलेबल, दैट इज अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं 2023 के और आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अपने कॉलेज से एक प्रोविजनल डिग्री मांग सकते हैं वहां पे कांटेक्ट करके, और वो प्रोविजनल डिग्री भी ये सर्टिफाई कर देगी कि हाँ आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं। दूसरी नेसेसिटी क्या होती है, तो वो ये होता है कि आपको स्टेट बार एसोसिएशन के साथ में आपका एनरोलमेंट कराना जरूरी है। अब ये एनरोलमेंट कैसे होता है, तो स्टेट बार की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक एनरोलमेंट सेक्शन में आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, दैट इज आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, आपकी 10th-12th की मार्कशीट्स हुई, और फिर आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट जो कॉलेज के दौरान आपने ली है, वो सब मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और इस स्टेट बार काउंसिल का फॉर्म भरने के बाद में एक मीटिंग होती है बेसिकली बार काउंसिल्स की, मंथली बाय मंथली। उसके अंदर जो भी नए इंडक्टीज होते हैं, जो भी नए लॉयर्स बनना चाहते हो इंडक्टीज, उनको इंक्लूड किया जाता है बार एसोसिएशन के अंदर। और इसकी फीस कितनी होती है, तो 15 से 20 हजार इसकी फीस वेराई करती है स्टेट टू स्टेट। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे फीस करीब 16-16.5 हजार की है। ये जो फीस होती है आपको सिर्फ एक ही बार देनी होती है और इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। जैसे ही आप बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, और वो एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होता है आपके एआईबी के फॉर्म के अंदर। देयरफॉर ये नेसेसरी है कि आप बार काउंसिल के साथ एनरोल करें ही करें। आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और उसके 2 साल के अंदर आपको एआईबी का एग्जाम देना होगा और क्लियर करना होगा। तो ये होता है पहला पॉइंट। अब बात आती है कि 2 साल के अंदर हमें अगर एग्जाम देना, अगर हम ना दे पाए तो उसके बाद क्या होगा। आप 2 साल के बाद भी एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, बट उसका एक ड्रॉबैक ये होगा कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ना, एक्सपीरियंस लिया है बेसिकली अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन 2 सालों में, वो आपको निल करना पड़ेगा। डेट इज वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका लैप्स कर जाएगा। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एआईबी का, फिर से आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, पर वो जो 2 साल का पीरियड जो आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं भी किया है और आप चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस में काउंट हो, वो 2 साल के बाद काउंट नहीं होगा। तो ये खाली एक ड्रॉबैक है। अब डेट्स की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो 16 अगस्त से शुरू हो गया है और 30 सितंबर तक ये चलेगा। उसके बाद में फीस पेमेंट भी आप जो है 16 से 30 के बीच में कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे लिख रखी है। आपका जो एडमिट कार्ड है कब रिलीज हो जाएगा, तो 20 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और 29 को आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न काफी इजी होता है। पैटर्न के ऊपर अगर हम आते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर 100 नंबर आपका जो पेपर है 100 नंबर का होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। और जो कट ऑफ आपको सिक्योर करनी पड़ेगी तो अनरिजर्व्ड के लिए है 45% कट ऑफ। पहले ये कट ऑफ 40% हुआ करती थी, लेकिन इस बार से इसको बढ़ा के 45% किया गया है, और बाकी कैटेगरीज जो है उनके लिए अप टू 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100। पैटर्न क्या रहता है, तो ये ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, तो इस एग्जाम के अंदर आप बैरेक्ट साथ लेके जा सकते हैं और बैरेक्ट्स को कंसल्ट कर सकते हैं आंसर देते वक्त। इसे कहते हैं हम एक ओपन बुक एग्जाम। और ओपन बुक एग्जाम के अंदर आप
सभी जो भी आपके लॉज हैं उनकी बैरेक्ट ले जा सकते हैं जो भी कोर्सेज के अंदर है। अब यहाँ पे लिखा है कि ओनली बैरेक्ट्स आर अलाउड, आपके नोट्स अलाउड नहीं होंगे। बैरेक्ट्स, ऐसी बैरेक्ट जिनके अंदर आपने नोट्स कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, मार्किंग कर रखी है, नोट्स लगा रखे हैं, ऐसी बैरेक्ट्स भी अलाउड नहीं होंगी। हालांकि कुछ बैरेक्ट्स जिनके अंदर हाँ मामूली कमेंट्रीज हैं, छोटी मोटी कमेंट्रीज हैं, वो अलाउड होती हैं। डिग्लॉट एडिशन से बैरेक्ट के, दैट इज हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर बैरेक्ट है वो भी अलाउड होती है। आपको नई बैरेक्ट एज सच लेने की जरूरत नहीं है अगर आपकी जो बैरेक्ट है उसके अंदर कमेंट्रीज कम है और वो उसके अंदर ज्यादा आपने लिखा नहीं है, मार्किंग्स नहीं की है तो, ठीक है, नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो। ये तो होता है आपका एग्जाम का पैटर्न। हमने देख लिया 100 नंबर का होगा आपका एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 45% आपको सिक्योर करने पड़ेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, 40% आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाता है। अप्रोच क्या रहेगी एग्जाम की? तो ये जो पेपर होता है काफी इजी होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई पेपर बहुत ही ईजी होगा आपका। आपको किन चीजों पे ध्यान देना है कि अगर आप लॉ से नहीं जुड़े हैं या फिर आप सब्जेक्ट के लिए पहली बार अपीयर हो रहे हैं किसी एग्जाम के अंदर, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। एक तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कंसल्ट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे ही आपको पता पड़ेगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ अब इन्हें पढ़ना कैसे है, मतलब मटेरियल कौन सा मैं रेफर कर सकता हूँ इनकी पढ़ाई के लिए। दूसरी चीज क्या जरूरत है, आप बैरेक्ट्स ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो बैरेक्ट्स ऐसी चीज है जो आपको एग्जाम में बचा ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो बैरेक्ट से ही आते हैं। फिर प्रिपेयर मेजर लॉज। तो मेजर लॉज के अंदर क्या क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड हुआ, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ आपका, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, ये सब आपके मेजर लॉज होते हैं। और इन मेजर लॉस का वेटेज ही मोर देन 50% हो जाता है। तो जब आपने इन्हीं का कवर किया अच्छे से तो 45 मार्क्स आना आसान हो जाता है, साथ में आपके बैरेक्ट्स तो है ही। गो थ्रू द इंडेक्स। जो भी बैरेक्ट्स है ना, अगर आप उनका एक बार इंडेक्स भी कवर कर लेंगे, इंडेक्स को भी रीड कर लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि मुझे कौन से लॉ के अंदर सवाल पूछा गया है और किस सेक्शन या किस प्रोविजन का सवाल पूछा गया है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप बैरेक्ट भी पढ़ना सीख जाएंगे और बैरेक्ट में से आंसर निकालना भी सीख जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बताया काफी सरल पेपर होता है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम ही है और कोई मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो इसको डिफिकल्टी लेवल इजी ही रखा गया है। मेजर लॉज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मार्किंग मैंने बताई कि आईपीसी से 8, सीआरपीसी से 10, कॉन्स्टिट्यूशन सीपीसी से 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है वही 50% से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट कर जाते हैं। और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिस्ट किया है जो आपको एक्चुअली में जिनमें डाउट्स होता है और जो आपको समझने काफी जरूरी है। सबसे पहली बात है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल इज एसेंशियल। अब ये कैसे की जाए, तो मैंने आपको बताया वेबसाइट पे जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और जब भी उनकी मीटिंग होगी वो आपको इंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अब जैसे ही 2 महीने बाद हमारी 1.5 महीने का हमारे पास टाइम है फॉर्म भरने का और 2-2.5 महीने बाद हमारा पेपर है, अब कैसे रजिस्टर किया जाए? तो आप बार काउंसिल में जाके पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी हाईकोर्ट होंगे यहाँ पे बार काउंसिल होंगी, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं कि मुझे इंडक्ट होना है, मुझे ऐड होना है, एज अ मेंबर बार काउंसिल में जुड़ना है और मुझे एनरोलमेंट करना जरूरी है। और अगर अर्जेंट केस है तो आप दिल्ली के अंदर दिल्ली बार एसोसिएशन के साथ में आप एज अ मेंबर जुड़ सकते हैं, वहां पे एडिशनल फीस लगती है इस चीज की, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर एक कंसर्न आता है कि क्या एग्जाम की डेट चेंज होंगी, क्योंकि क्या है कि राजस्थान में एक जेएलओ का एग्जाम हो रहा है, वो भी 20th और 29 अक्टूबर को ही सेट किया गया है और एआईबी की डेट भी 29 को ही रखी गई है। तो काफी लोगों के मन में ये भी चिंता है कि हमारी डेट्स चेंज होंगी क्या। तो आज तक जो एक्सपीरियंस रहा है एआईबी का, तो उसमें डेट्स चेंज नहीं होती है, एआईबी की तरफ से डेट्स चेंज नहीं होगी और यही आप मान के चलिए कि डेट्स शायद ना ही चेंज होगी। एआईबी के फॉर्म की बात करते हैं तो आपको आपकी जो स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट नंबर मिला है ना, वो फिल करना नेसेसरी रहेगा, इसलिए आपका स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट जो होता है ऑटोमेटिकली जरूरी हो जाता है। फिर पांचवा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट बी डिलिजेंट इन फाइलिंग द फॉर्म। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके एक्चुअल रिकॉर्ड में जा रही है और आपके जो आईडी कार्ड्स बनेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आएगा, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ना, वो वही होगी जो आप फॉर्म के अंदर फिल कर रहे हैं। तो उसके अंदर कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये जो फॉर्म्स होते हैं आपका स्टेट बार का भी और आपका एआईबी का भी बहुत ही लेंथी फॉर्म्स होते हैं, स्पेशली स्टेट बार का। तो उसके अंदर आप गलती ना करें, आप मार्क्स फिल कर रहे हैं अपने कॉलेज के और अपने स्कूल्स के मार्क्स फिल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे हैं, अपने फादर पेरेंट्स और खुद का नाम लिख रहे हैं, कोई मिडिल नाम लिख रहे हैं, तो इन सबका आप ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड और जो आपका रिजल्ट होगा, दोनों ही वाया लिंक आपके ईमेल में आ जाएगा। आपको कहीं घूमने फिरने जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, जो लिंक्स होंगे वो आपके ईमेल पे आ जाएंगे। आप जाइए, ईमेल पे जाइए, आपकी आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, आप वो डालेंगे और आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा और फिर आपका रिजल्ट भी आपको ऐसे ही एक्सेस हो जाएगा। बैरेक्ट्स, मैंने बताया था कि बैरेक्ट्स में कमेंट्री नहीं होनी चाहिए, नोट्स नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि भाई अगर आपके बैरेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत राइटिंग है, थोड़े बहुत नोट्स आपने बनाए, दैट इज 1-2 लाइन इधर उधर लिखी है,
थोड़ी बहुत अंडरलाइनिंग वगैरह की है। स्लाइट यूज ऑफ पेन और पेंसिल चल सकता है, मेजर यूज नहीं होना चाहिए कि हमने तो पूरी बैलेट रंग से भर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, लिख रखा है, ये नहीं चलेगा। बैलेट के अंदर अगर आपने कोई नोट्स चिपका रखे वो नहीं चलेंगे। हाउएवर स्लाइट यूज ऑफ पेन और पेंसिल चलता है। नई बैलेट्स खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और सिंस उसमें कमेंट्रीज नहीं होती है तो ज्यादा यूजफुल भी नहीं होती है, और फिर वो बाद में काम भी नहीं आती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप नए बैलेट्स ना लें। ऐसे बैलेट्स जिनको आपने कम यूज किया, दैट इज कम उनके अंदर एडिटिंग की, अपने हाथ से लिखा करा है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। मस्ट है बैलेट्स। अब कुछ बैलेट्स ऐसी होती है, जैसे आपको जब कोर्स देखेंगे तो काफी सारे सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, 15-20 आपको लॉस लेने पड़ेंगे, बैलेट्स लेनी पड़ेंगी। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सारे बैलेट्स ना ले तो भी चलेगा। मेजर जो एक्ट्स होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप लेके जाएंगे तो भी आपका जो स्कोर है वो आराम से 50-55 तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद में तो आप खुद से भी कर लेंगे। कट ऑफ जो कि प्रोवाइडेड है वो है 45%, तो अनरिजर्व कैटेगरी की पहले 40% हुआ करती थी, और अब 40% जो भी अनरिजर्व के अलावा कैटेगरीज होती है उन सबकी 40% है। डिफिकल्टी लेवल हमने देख लिया, इजी है। अब जो गलती आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वैसे एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है, इसको पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर जो गलती हम कर सकते हैं वो ये होती है कि हमने ओएमआर शीट गलत भर दी। तो इसके ऊपर काफी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि जिन लोगों को एग्जाम्स देने की आदत नहीं होती है वो पहली बार ओएमआर देखेंगे अपने करियर, अपने बेसिकली एजुकेशन करियर के अंदर भी और आगे भी। तो ओएमआर पहली बार देखना थोड़ा डॉन्टिंग टास्क हो सकता है, क्योंकि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है, सर्कल्स भरने होते हैं, तो एक सर्कल ऊपर नीचे होने से आपके सारे सर्कल्स गलत हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई आप जो सर्कल्स भर रहे हैं, जो ओएमआर भर रहे हैं, वो बहुत ही ठीक से भरे, फोकस कीजिएगा उस चीज के ऊपर। फिर रिजल्ट जो आपका आता है वो मैंने बताया आपको, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेरिट नहीं बनती है, तो इसमें आपके परसेंटेज नहीं बताए जाएंगे, इसमें आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे कि 100 में से कौन 99 ला रहा है, 100 में से कौन 46 ला रहा है, ये सब नहीं बताया जाएगा, वो मैटर करता भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा या तो पास है या तो आप फेल है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने बराबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो मैं पास हो जाऊंगा, तो आप वहां पे भी छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आप 45 नंबर तक पहुंच जाए। नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि हाँ अगर आप 100 क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको 50, 55, 60 आ जाते हैं, 40-30 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इंटेलिजेंट गैसिंग करके भी ऑप्शंस को मार्क कर सकते हैं। और मार्किंग की मैं आपको एक एडवाइस दे दूंगा कि बी और सी ऑप्शंस जो होते हैं अक्सर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, बी और सी जब आप देखेंगे तो बी और सी ऑप्शन ही मोर यूजुअल आंसर्स होते हैं। तो आप जो भी आंसर चूज करें तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है, जैसे मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, तो उन सभी को मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन से फिल कर रहा हूँ, दैट इज बी और सी या डी और ए, जैसा आपको मन करे। ऐसा ना कीजिएगा कि ए बी सी डी मैंने सब में ऐसे भर दिए, तो उससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत घट जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और एक एडवाइस ये है कि आप जो भी ऑप्शन भरें, सभी क्वेश्चन जिनको आप छोड़ रहे हो, जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उनके अंदर आप सेम ऑप्शन ही फिल कीजिएगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बेटर प्रोबेबिलिटी होगी आपकी स्कोर करने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर। आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। कुछ ऐसा डाउट जो आपके मन में अभी भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और आपसे अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू।